अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन जो बच्चे हैं उनको आवाज आ रही है मेरी? फर्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप लोगों के साथ पहली क्लास है, राइट? लेट्स स्टार्ट विद स्मॉल इंट्रोडक्शन मेरे बारे में और सब्जेक्ट के बारे में, और उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो इससे पहले लॉ की कोई और क्लास हुई है आप लोगों की? तो ये लॉ सब्जेक्ट के साथ पहली दफा यू आर बीइंग एक्सपोज्ड, राइट? तो भाई, मेरा नाम तनवीर खत्री है। माशाल्लाह से आई एम अ फेलो चार्ट अकाउंट। टीचिंग के अलावा आई एम वर्किंग एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर इन वन ऑफ द इस्लामिक बैंक्स ऑफ पाकिस्तान। और टीचिंग कब से कर रहा हूँ? टीचिंग मैं तकरीबन 2009 से कर रहा हूँ, तो कैलकुलेट कर लो, 15-16 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए टीएसए में। सर, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ का एक छोटा सा पोर्शन और ऑडिट टीएसए में पढ़ा रहा हूँ। सर, एचसी वगैरह को भी आप पढ़ाते हैं? अभी नहीं पढ़ा रहा, बट हिस्टोरिकली मैंने पढ़ाया है। कोई सवाल यहाँ तक किसी के जहन में? सवाल आ रहा है? पक्का? चलो। तो मेरा नाम पता है, मेरी क्वालिफिकेशन पता है, मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को पता है। तो बाकी रह गया सर, आप पढ़ाते किस तरीके से, आपका टीचिंग स्टाइल क्या है? देखो, मैं उन टीचर्स में से हूं जिनमें पेशेंस बहुत है। पेशेंस का मतलब सबर। सबर का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा मुझसे कोई सवाल पूछेगा तो मुझे सुकून तब तक नहीं मिलता जब तक मैं उसका जवाब ना दे दूं। तो सर, आप क्या इरिटेट नहीं होते आपसे सवाल पूछें? मैं इरिटेट नहीं होता। मैं इस क्लास के बाहर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तमाम सवालों के जवाब नहीं दे दूं। बट ये डिपेंड करता है आप लोग पूछते कब हो और किस तरीके से। यानी कि अगर मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूँ, कोई चीज समझा रहा हूँ, सर 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 इसका मतलब क्या है, तो ऑब्वियसली दिस कॉजेज इरिटेशन, दिस अनॉयज मी। मैं कभी भी कोई चीज पढ़ाऊंगा तो मेरा एक स्टाइल है, मैं बोलता हूँ यार क्या आप लोग मेरे साथ हो? किसी के ध्यान में कोई सवाल, ये मेरा स्टैंडर्ड जुमला है। कभी भी कोई चीज पढ़ाऊंगा, मैं ये चीज बोले बगैर आगे नहीं निकलता। तो दिस इज द पॉइंट व्हेन यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। सर, आप गुस्सा करते हैं? नहीं भाई, मैं पहले दिन बोल रहा हूं कि एक बिल्कुल ही ब्रांड न्यू सब्जेक्ट है, 0 मीटर हो इस सब्जेक्ट के अंदर। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूपिड इडियोटिक सवाल जहन में होंगे। मैं पहले से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम लोग मुझसे पूछोगे। प्लीज पूछना, घबराना नहीं। मैं इरिटेट नहीं होता। मैं स्टीरियोटाइप नहीं करूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा भाई यार क्या जाहिल है, यार क्या सवाल पूछ रहा है, ऐसा नहीं, मैं नहीं सोचता ऐसे। मुझे पता है। तीसरी चीज ये है कि भाई, मेरा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि अगर मैं सख्ती करूंगा आप लोगों के ऊपर तो दिस विल क्रिएट डिस्टेंस बिटवीन अ स्टूडेंट एंड टीचर। मैं हंसी खुशी एक नॉन स्ट्रेसफुल माहौल में मैं पढ़ाना पसंद करता हूं। मेरा ये मानना है कि यार जब बच्चा क्लास में आए पढ़ने के लिए तो उसका ऐसा एनवायरनमेंट मिले कि वो उसके अंदर इरिटेट ना हो। उसको ऐसा नहीं हो कि यार इस टीचर की क्लास हो गई, इस क्लास में तो हम लोग सो जाते हैं, यार ये बड़े स्ट्रिक्ट टीचर हैं, इनकी क्लास। मैं चाहता हूं कि यू एंजॉय योर स्टडी। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं मैं पढ़ाऊं भी इस तरीके से कि यू पीपल एंजॉय। वो कहते हैं ना कि अगर एक चीज आपको पढ़ने में मजा आने लग जाता है तो उसमें आपको एफर्ट्स कम करनी पड़ती है, आपको आपकी एफर्ट्स कम लगती हैं। तो मैं कोशिश यही करता हूं मैं इस तरीके से पढ़ाऊं कि यू पीपल एंजॉय योर स्टडीज
एंड इफ यू विल एंजॉय योर स्टडीज यू हैव टू गिव लेस एफर्ट ऑन दैट सब्जेक्ट। सब लोग यहाँ पे मेरे साथ हो? कोई सवाल? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कोई सवाल है, बट तुम पूछ रहे नहीं हो। पक्का? तुम दोनों ने पहले भी क्लास ली हुई है ना मुझसे? उम्र का तकाजा है, बट याददाश्त तभी भी थोड़ी बहुत है कि याद रह जाता है कि हाँ यार ये जाना पहचाना चेहरा है। ठीक है। तो सर आप ये बता दें कि कौन कौन से टीचर्स हमें पढ़ाएंगे। भाई आपको दो टीचर्स बिजनेस लॉ पढ़ाएंगे। सर तलाल, आई एम श्योर आपने मुझसे ज्यादा नाम सुना होगा। इज अ वेरी जॉली पर्सन, अ वेरी नाइस लॉयर, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। और इत्तेफाक की बात है माशाल्लाह से वो खुद भी उनके कुछ एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक मुझसे मिलती जुलती हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छे इंसान, खुश इखलाक, खुश मिजाज इंसान है। आप लोग उनके साथ पढ़ेंगे तो एंजॉय करेंगे पढ़ना। उनके साथ साथ मैं भी पढ़ाऊंगा कुछ सब्जेक्ट्स को। तो सर ये बी लॉ के अंदर आपका कितना पोर्शन है? ये सवाल है? नहीं है? तो भाई बी लॉ में मैं कुछ चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मैंने आप लोगों को पढ़ाना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। मैंने आप लोगों को पढ़ाना है पार्टनरशिप एक्ट। मैंने आप लोगों को पढ़ाना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मैंने आप लोगों को पढ़ाना है एएमएल एंड ई पेमेंट्स। मैंने आप लोगों को पढ़ाना है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एंड डेटा प्राइवेसी। तो सर ये 5 चैप्टर्स पढ़ाएंगे? नहीं। सर ये 5 टॉपिक्स पढ़ाएंगे? हाँ। तो सर ये चैप्टर्स कितने हुए? भाई साहब ये एक चैप्टर है, ये 3 चैप्टर्स हैं आपके स्टडी टेक्स्ट के। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 2 चैप्टर है, ये एक चैप्टर है, ये एक चैप्टर है। सर समझ से पढ़ा है? सर समझ दाऊद से पढ़ा है? आपने किससे पढ़ा? तो अलहम्द अकेडमी से समझ नहीं पढ़ाते? ओके। तो भाई कितने हो गए ये जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो। तो टोटल मैं 8 चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सर इन सब्जेक्ट्स की इन 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 चैप्टर्स की वेटेज कितनी है? तो भाई इनकी वेटेज है, ये आता है तकरीबन 5 नंबर का। पार्टनरशिप आता है तकरीबन 10 से 15 नंबर, बट 20 नंबर तक चला जाता है। नेगोशिएबल आता है तकरीबन 5 से 10 नंबर। और ये दोनों आते हैं आपके 5 से 10 नंबर। तो मिनिमम 25 इसकी वेटेज है, और 10, 20, 30 और मैक्सिमम 40 इसकी वेटेज है। क्या सब लोग यहाँ पे मेरे साथ हो? हर टाइम में पार्टनरशिप का कम से कम 15 नंबर का तो आ ही रहा है। ये इंडिकेटिव ग्रिड की बेसिस में मैंने आप लोगों को बताया। क्या सब लोग यहाँ पे मेरे साथ हो? कोई सवाल? मेरे पोर्शन की? भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का आया था 5 नंबर का एक सवाल। पार्टनरशिप का आया था 11, 14, तकरीबन 18 नंबर का सवाल। इसका आया था तकरीबन 9 नंबर का सवाल। और ये आए थे 8 नंबर। कैलकुलेट कर लो। तकरीबन लगभग 40, 38, 40 की रेंज के अंदर ये आए थे सवाल। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? कोई और सवाल? सर कोई बुक बुक लेने की जरूरत है? नहीं, स्टेट टैक्स काफी है। सर अभी तो हम लोग पीआरसी का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या पीआरसी का पेपर देना है। तो सर क्या खरीद लें? नहीं। तो सर फिर क्या करें?
भाई आपके पास मोबाइल होगा, या तो किसी दोस्त से बोरो कर लो, ए, बी, या वो बुक अपने मोबाइल में लेकर आ जाओ। तो सर हमें मार्किंग करनी होगी, आप पढ़ाएंगे, रीडिंग कराएंगे, भैया मैं रीडिंग नहीं करवाता। मेरा सिंपल तरीका यह है कि मैं कॉन्सेप्ट को समझाता हूं और उसके बाद स्ट्रेट एक्स में लेके जाता हूं, देखो यार ये चीज यहां लिखी हुई है, अब पढ़ के देख लो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, क्या लिखा हुआ है। दिस इज माई स्टाइल। आ रही बात समझ में? सर तो मतलब आप रीडिंग बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे? नहीं, थोड़ी बहुत चीजों को हम डिस्कस जरूर करेंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि यार इस सब्जेक्ट के अंदर मैं रीडिंग करवाऊंगा ना बच्चा सो जाएगा, तो मैं रीडिंग नहीं करवाता। मेरे नजदीक ये बड़ा ही बोरिंग स्टाइल है पढ़ाने का, मैं ऐसे नहीं पढ़ाता। सर क्या पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस आप करवाएंगे क्लास में? हाँ। सर कितने करवाएंगे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन, कितने करवाऊं? हाँ बेटा, मगर यहाँ पे मर्जी तो तुम्हारी चल रही है ना, पेपर तेरे को देना है, मेरे को नहीं, तू बता। शुरुआत है 1970 से, 1995 से, इतना पीछे क्यों? हाँ, तो इतने सारे तो उस वक्त तो कोर्स भी डिफरेंट था, अब तो कोर्स भी डिफरेंट है। अब ओके, तो भाई अल्लाह ताला ने समझो आपकी सुन ली। या तू, ईयर ऑफ बर्थ क्या है तुम्हारा? तो 20 साल के हो, और तुम कह रहे हो कि जब, हाँ मोटा मोटा 20 साल राउंड फिगर कर ले, तू ये कह रहा है कि सर मुझे पास पेपर तब से करने हैं जब मैं दुनिया में भी नहीं था, यानी इतने पुराने पास पेपर्स करने हैं। तो भाई मेरे पास, मैं एक हैंडआउट दूंगा, ये रहा। इस हैंडआउट में जो सब्जेक्ट्स, जो जो चैप्टर्स मैं पढ़ा रहा हूँ, उन चैप्टर्स के जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 1995 टिल द लास्ट अटेम्प्ट, ये जो लास्ट टाइम अभी हुई है आपकी सितंबर में, उसके पास पेपर्स के क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। फिर आखिर में करवाएंगे? नहीं भैया, मैंने जिन टीचर से पढ़ा है उनकी कुछ चीजें, अच्छी आदतें थी, उन अच्छी आदतों को मैंने भी अडॉप्ट करा। उनमें से एक अच्छी आदत थी सर समझ की, कि जैसे ही वो पढ़ाते थे साथ ही साथ पास पेपर्स का क्वेश्चन करवा देते थे। उसका फायदा ये होता था कि अंदाजा हो जाता था कि एग्जामिनर किस तरीके के सवालात पूछता है और एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन क्या है। भाई मैं क्लास में डिस्कस करवाऊंगा इन सारे सवालों को, ये रहे सर क्या लिखवाएंगे भी, लिखना आपको है, और लिखने के बाद मुझसे फीडबैक लेना है। मैं डिक्टेट नहीं कराऊंगा, क्लास 1 के बच्चे नहीं हो, माशाल्लाह से एक प्रोफेशनल स्टडीज कर रहे हो, ये आदत होगी। सर लिखने में मसला होता है भाई, जब तू लिखेगा करेगा तभी तो तेरी बात समझ में आएगी। कितने लोगों को साइकिल चलाना आती है? साइकिल तो जब पहली दफा हो गए तो पहले 4 पहियों वाली साइकिल चलाई, फिर 2 पहियों, फिर आपने एक पहिया निकाला, 3 पहिए हुए, फिर 2 पहियों में, तो 2 पहियों में भी किसी ना किसी ने पकड़ा होगा और फिर चलाने लगे होंगे डर डर के, बट इन दी एंड खुद फिर चलाने लग गए 2 पहियों के ऊपर। यहाँ पे भी यही है, मैं क्लास में डिस्कस करवाऊंगा, 4 पहियों पे चल रहा हूँ, फिर मैं बोलूंगा बेटा अटेम्प्ट करो, तुम लोगों ने अटेम्प्ट कर कर आने हैं, अकेला नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैं, यू हैव टू शेयर इट विथ मी, आई विल गिव माई फीडबैक। तो उस फीडबैक की बेसिस पे अपनी अप्रोच को एडजस्ट करोगे। आ रही है बात समझ में? बट उम्र भर कोई तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, नहीं बेटा नहीं, मैं अकेले तेरे को साइकिल चलाने नहीं दूंगा, नहीं, ऐसे में नहीं करता। यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। क्या सब लोग यहाँ पे मेरे साथ हो? तो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन 1995 से लेटेस्ट अटेम्प्ट तक हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे इन 5 टॉपिक से रिलेटेड, यानी 8 चैप्टर्स के। यानी कि कहने का मतलब ये कि बहुत सारे, क्योंकि स्कीम रिवाइज हुई है, आपके किस जमाने में पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आपके कोर्स में था, पूरा का पूरा पार्टनरशिप आपके कोर्स में था, कुछ ऐसे टॉपिक से पूरा का पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपके कोर्स में था, सेल्स ऑफ गुड्स सेक्टर आपके कोर्स में है। हाँ, अब आईकैब ने बहुत सारी रेलिवेंट चीजें आपके कोर्स से हटा दी हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पूरा हटा दिया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारी इरेलीवेंट चीजें हटा दी, पार्टनरशिप में भी इरेलीवेंट चीजें हटा दी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का बहुत छोटा सा पोर्शन है। यानी बहुत सारे सवालात ऐसे भी होंगे पास पेपर्स में जो कि आज आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है।
तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई आईकैब के पिछली ज्यादा पुरानी अटेम्प्ट के पास पेपर को मत देखना। क्यों? क्योंकि उसमें वो ऐसे सवाल भी होंगे जो आज आपके कोर्स में नहीं है, फिर आओ जो पढ़ोगे और बोलोगे यार टीचर ने तो ये कराया ही नहीं है, और टीचर को बुरा भला कह रहे होगे। वो टीचर ने इसलिए नहीं कराया क्योंकि आज आपके कोर्स में नहीं है। जो कोर्स में है वो हैंड आउट में है, जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड। सर आपकी कोई बुक नहीं है अलग से जिसमें से आप पढ़ाएं? नहीं भाई। रीजन ये है कि इससे पहले जब ये स्ट्रेट एक्स रिवाइज नहीं हुआ था, आज से तकरीबन 9 साल पहले 2015 में आईकैप ने स्टडी टेक्स्ट को रिवाइज करने का असाइनमेंट दिया था। तो उस स्टडी टेक्स्ट को रिवाइज मैंने करा था। जो भी हैंडआउट्स थे वो सारे मैं कन्वर्ट करके ले आया था स्टडी टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरी बाइबल है ये स्टडी टेक्स्ट। जो भी इसका स्ट्रक्चर है वो मेरे हाथ का बना हुआ है। इसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी चीजें ऐड हुई, डिलीट हुई, वो फिर मैंने नहीं करी है, वो किसी और ने करी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यार स्टडी टेक्स्ट इज गुड इनफ, मैं स्टडी टेक्स्ट से ही रेफर करवाऊंगा। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बुक्स होंगी और किसी एक से भी आपने नहीं पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं जहन में होगा यार मैंने इस बुक से नहीं पढ़ा, और कॉन्फिडेंस की ऐसी की तैसी हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि भैया स्टडी मटेरियल लिमिटेड रखो। लिमिटेड होगा, पढ़ने में आसानी होगी। पढ़ने में आसानी का मतलब ये कि अच्छी तैयारी होगी, पास हो जाओगे। कि सब लोग यहाँ पे मेरे साथ हो? कोई सवाल यहाँ पे ऑनलाइन अगर कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिएगा। मिस्टर, बोलते बोलते नहीं हो, बिल्कुल मम्मी डैडी बच्चे हो कि जहां बिठाया वहां बैठे रहे, सुसु करने के लिए भी जाना है तो बोलोगे नहीं कर दोगे? ऐसा तो नहीं है ना, खुदा ना खास्ता। चलो, अगर पेपर पास करना है ना तो पहली चीज भैया, दिस शुड बी एन इंटरेक्टिव क्लास। इंटरेक्टिव का मतलब ये नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं आके बोलूंगा और मैं बोल के चला जाऊंगा। मुझे ऐसे पढ़ाने में मजा नहीं आता, और आई एम 100% सर्टन ऐसे पढ़ने में बच्चों को भी मजा नहीं आता। तो आई वॉन्ट टू हेयर फीडबैक फ्रॉम यू एज वेल, आई वॉन्ट टू हैव क्वेश्चन फ्रॉम यू एज वेल। हो सकता है मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊं, कोई सवाल ना हो, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ सवालात हो बट आप डर के मारे पूछ रहे नहीं हो। अब मैं अकेले में पूछूंगा सर से यार, बाकी लोग क्या समझेंगे, ऐसी की तैसी बाकियों की सवाल हो, बिंदास होके पूछो। अकेले में मैं जवाब नहीं दूंगा। रीजन ये है कि हो सकता है तुम जो सवाल पूछ रहे हो वही सवाल आई कैप पूछ ले पेपर में। जरूरी है फिर हर कोई उससे फायदा उठाए जो भी सवाल जहन के अंदर है। ठीक है। तो लॉ, लॉ का मतलब कानून। लॉ का मतलब है कानून यानी रूल। तो ये चंद रूल्स हैं जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, वो आपके कोर्स में। चंद ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आपने अपनी डे टू डे लाइफ में करे हुए हैं मगर आपको पता नहीं था कि ये तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है। वहां ये पढ़ेंगे आपको लगेगा। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का। आजकल तो वैसे भी लोग एजेंसी का नाम सुन के घबरा जाते हैं, राइट? तो अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की, तो एजेंसी से आपके जहन में क्या आता है? पेड एजेंसी, शाबाश। आईएसआई, ट्रेवल, आईएसआई, रॉ, मुसाद, पठान, एजेंट विनोद, 007, 006, आते ही है। एनी इंस्टीट्यूट दैट इज एग्जाम्पल, रॉ। कभी करा है तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी किसी के साथ? तूने भी करा है, पर तुझे पता नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। कभी अंडे डबल रोटी लेकर आए हो? लेकर आए हो?
किसने बोला था लाने के लिए? पैसे किसने दिए थे? ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। कभी ऐसा ना आया कि अंडे टूटे हुए लेकर आ गए? ऐसा नहीं हुआ आज तक? कहीं ऐसा है डबरोटी खराब लेकर आ गए, बासी लेकर आ गए? क्यों, ऐसा क्यों नहीं हुआ? यार हमसे तो हो जाता है, हम चेक कर कर आते हैं, घर पे अम्मा के मैयार के मुताबिक नहीं होती, वो वापस भेजती हैं। अच्छा। तो भाई ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आप सबने करा हुआ है, मगर आज से पहले आपको पता नहीं था कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं आईएसआई रॉ एजेंट विनोद, इनकी बात नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वो रियल स्टेट वाली एजेंसी है जो यहाँ से बच्चा कह रहा था कि एक बंदा किसी को अपॉइंट करता है कि आपने मेरे ब्याह पे ये काम करना है। घर बेच दो, घर खरीद दो, गाड़ी बेच दो, गाड़ी खरीद दो। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एग्जाम्पल दे रहा हूं बात समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, प्लीज मेरे साथ रहिएगा। इसके ऊपर एग्जाम्पल दूं। मौलाना साहब आपका नाम? सालिम। सालिम बड़े होके क्या बनोगे? बिजनेसमैन। चार्ट अकाउंट नहीं बनेगा? तो बड़ा होके चार्ट अकाउंट बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा। तो किस, मतलब अपना खुद का बिजनेस करेंगे? हाँ हम जॉब करवाते हैं। कहाँ जॉब करोगे? बैंक बैंक में जॉब करनी है? इस्लामिक बैंक में भी नहीं? क्यों, तुम्हारा ये मानना है कि इस्लामिक बैंक इस्लामिक नहीं है? कौन है ये, कौन है? कैसे किसी, तुम ये कह रहे हो कि जितने बड़े बड़े स्कॉलर, जितने बड़े बड़े मुफ्ती हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं? अच्छा देखो, वो जो बयान है ना वो मैंने भी सुना हुआ है, उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। वो कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट इसलिए है क्योंकि उस वक्त तो इस्लामिक बैंकिंग इवॉल्व ही नहीं हुई थी। विधान बैंक बहुत छोटे पैमाने पे काम कर रहा था उस वक्त की। तुम अब्बू वगैरह क्या करते हैं? इंजीनियर हैं। अ, कोई चीज खरीदने वगैरह के लिए जाते हो तो अक्सर दुकानों पे तुमने देखा होगा कि अगर कोई चीज आप कैश पे लेते हो तो वो 10 रुपए की होती है, और कोई चीज क्रेडिट पे लेते हो तो वो कितने की हो जाती है? 12 रुपए की। तो जो इस्लामिक बैंकिंग है ना, वो इस ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी हुई है। मैं जब इस्लामिक बैंक में, मैंने उम्र भर कन्वेंशनल बैंक में काम करा है, उसके बाद में इस्लामिक बैंक में आया। तकरीबन 3 साल हो गए मुझे। तो सबसे पहले मैं, मुझे जाके मेरे बॉस ने बोला भाई जाओ जाके ट्रेनिंग लो इस्लामिक बैंक। तो आई वेंट देयर। फिर उसके पीछे बहुत सारे अहादीस, बहुत सारे किस्से, और वो उसके पीछे बैकग्राउंड पे। तो जो इस्लामिक बैंकिंग है ना, वो इस्लामिक बैंकिंग मबनी है ट्रेडिंग की बेसिस पे। और जो कन्वेंशनल बैंक है ना, कन्वेंशनल बैंक है इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर। इंटरेस्ट की बेसिस का मतलब ये कि एक्स परसेंटेज आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा, या एक्स वाई जी। So there is a entire different concept behind Islamic and conventional banking. वो किसी और जमाने, किसी और हवाले से बात करेंगे। हम ये कहते हैं कि जिस चीज के बारे में आपको पूरा ऊपर ऊपर से पता हो, बारीकी में पता नहीं हो, तो फौरन इतना स्ट्रिक्ट व्यू नहीं लेते। तो फर्स्ट वी डू रिसर्च। रिसर्च करने के बाद हम लोग कह रहे होते हैं। तो भाई हम सालिम की ओर बात करते हैं। सालिम ने कहा कि सर मैं बड़ा होके चार्ट अकाउंट बनूंगा। चार्ट अकाउंट होने के बाद इनको मिल गई जॉब यूनिलीवर में। यूनिलीवर में इनको जॉब मिल गई, बड़ी बेहतरीन जॉब, अच्छी सैलरी, अच्छी गाड़ी, हर चीज उन्होंने दी। कौन सी गाड़ी का शौक है तुम्हें? रीवो वगैरह डाला? ओके। तो अभी तो तूने कोई भी बोला था मेहरान। कोई भी तो बोला था ना, कोई भी में तो मेहरान भी गाड़ी है। तो है ना, फिर कोई भी गाड़ी मगर रीवो। तो यूनिलीवर ने सालिम को कहा कि बेटा आप आ गए हमारे पास, आप माशाल्लाह से चार्टर्ड अकाउंट है, आपका टशन अलग है, तो जब आए एक चार्टर्ड अकाउंट तो पता चले कि चार्टर्ड अकाउंट आ रहा है। तो इन्हें कहा कि आपकी इंटाइटलमेंट है एक रीवो की, आप रीवो बैंक, ये यूनिलीवर पैसे देगा
हम आपकी गाड़ी, इन्होंने गाड़ी खरीदी, रिवो कितने की है? 1 रुपए, 1 करोड़। तो रिवो की जो ऑन रोड प्राइस है वो है 1.2 करोड़, बिल्कुल। और हाई एंड गोज टू 1.46, 1.2 करोड़ की को रिवो खरीद के दे दी। अब सालिम ने इधर उधर मुल्क से बाहर भी अप्लाई करा हुआ था, तो उसने कहा यार यहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, 10 किस्म के मसले हैं, मुझे पाकिस्तान में रहना ही नहीं है। इन्होंने अप्लाई करा हुआ था, इनको ऑफर आ गई यूएई पीडब्ल्यूसी से, कहा कि सर आप आए हमारे पास ज्वाइन कर लें। साले ने सोचा यार मैंने अभी यूनिलीवर ज्वाइन करा है और यूनिलीवर में उन्होंने मुझे गाड़ी दी है, तो अजीब सा लगेगा, बट उन्होंने जब पैकेज सुना यूएई पीडब्ल्यूसी का, इन्होंने ना ऐसी की तैसी, चलो यार पहली फुर्सत में चलते बनो। यूएई पीडब्ल्यूसी ने बोला कि अगर आप आना चाह रहे हैं तो आपने अगले 15 दिन में हमें ज्वाइन करना है। सालिम ने बोला अच्छा यार मैं यूनिलीवर से बात करूंगा, मैंने अभी भी ज्वाइन करा है, तो आई हैव टू इन्फॉर्म देम एंड हैव टू डिस्कस विद देम। उन्होंने बोला ठीक है आप कर लें। सालिम ने अपनी मैनेजमेंट से बात करी, उन्होंने बोला ठीक है सर आप अभी भी तो आए हैं, आप जाना चाहें तो बेशक 15 दिनों में चले जाएं। तो यूनिलीवर को पूछा भाई मैं गाड़ी का क्या करूं? तो यूनिलीवर ने बोला कि भाई हमारी पॉलिसी है कि अगर हम किसी गाड़ी को एलोकेट करते हैं एम्प्लॉय को, तो 50% प्राइस के ऊपर उस गाड़ी को खरीद सकता है। यानी अगर आप ये रिवो खरीदना चाह रहे हैं तो 1.2 करोड़ की गाड़ी 60 लाख में आप उनसे खरीद लें। और अगर आप नहीं खरीदना चाहते, 60 लाख आपके पास नहीं है, तो ये गाड़ी आप हमें वापस कर दीजिएगा, खलास, आपको कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। तो मेमन हो? तो साले मेमन है, फौरन इसका कैलकुलेटर दिमाग चलने लग गया। उसने बोला यार तो बैठे बैठे 60 लाख मेरे नुकसान हो जाएगा। तो वो ढूंढते हैं एक बायर, वो बायर ढूंढते हैं कि कोई उन्हें बायर मिल जाए, उन्हें कोई बायर नहीं मिलता। अब सालिम परेशान, गाड़ी भी खरीदनी है और बाहर भी जाना है। सालिम क्या करें? सालिम इस क्लास में सबसे अच्छा दोस्त कौन है तुम्हारा? कौन तुम्हें बुरा लगता है इन सब में से? कौन ऐसा लगता है जो दोस्त बन सकता है? किसी एक का नाम ले लो। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? behzad। behzad उसका दोस्त बनना चाहोगे? तुमने उधर क्यों देखा, इधर क्यों नहीं देखा? अच्छा, बेटा आपका नाम? इमामा। बेटा मैं नाम लिख लूं इमामा का? कोई बोलेगा सर आपने इमामा से पूछा ही नहीं, बाकी हर किसी से पूछा। बेटा मैं नाम लिख लूं? तो भाई हुआ ये कि सलीम का एक बहुत अच्छा सालिम का बहुत अच्छा दोस्त था behzad। behzad को इसने कहा behzad यार देख मेरी हो गई है नौकरी, अब मेरी नौकरी हो गई है पीडब्ल्यूसी यूएई में, ये गाड़ी मुझे बेचनी है, इसकी वैल्यू 1.2 करोड़ है, तू देख कोई बायर ढूंढ, मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, गाड़ी की चाबी तेरे पास, 1.2 करोड़ में गाड़ी बिक जाए तो पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। एजाज ने बोला ठीक है यार बेफिक्र है, मैं तेरे को गाड़ी बेच दूंगा, बट मेरा क्या फायदा है? सालिम ने बेजाद को बोला भाई मैं तेरे को कमीशन दूंगा 1 लाख रुपए का। उसने बोला ठीक है, चार्जअप हो गया फौरन। वो बायर ढूंढने के लिए लगा कि कोई बायर मिल जाए, कोई बायर मिल जाए। इमामा भी ताजा ताजा चार्ट अकाउंट हुई थी, उन्होंने बोला था कि भाई ये गाड़ी खरीदने में मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं गाड़ी को देखूं। उन्होंने देखी, गाड़ी समझ में आई, बचपन से इमामा का भी शौक था कि वो रीवो चलाएंगी। उन्होंने बेजाद को बोला कि भाई कितने में गाड़ी बेच रहे हो? बेजाद ने बोला भाई ये गाड़ी मेरी नहीं सालिम की है, सालिम ने मुझे कहा है बेचने के लिए, और जो फाइनल प्राइस ने मुझे बोली है 1.2 करोड़। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बोलें, ये चाबी ये रही, आप मुझे पे ऑर्डर दे रहे हैं। इमामा ने बोला ठीक है यार 1.2 करोड़ में मैं गाड़ी खरीदने के लिए तैयार हूं। गाड़ी की चाबी ली, पे ऑर्डर बनाया, पे ऑर्डर सालिम के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, गाड़ी की चाबी ली और इनके नाम पे ट्रांसफर हो गई। ये जो कॉन्ट्रैक्ट था बिटवीन सालिम एंड behzad, जिसमें सालिम ने एक बंदे को अपॉइंट करा कि वो उसके बिहाफ पे एक्ट करे, उसके बिहाफ पे गाड़ी को बेचे,
दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। जो सालिम है, सालिम कहलाता है प्रिंसिपल। यानी प्रिंसिपल वो शख्स है जो एजेंट को अपॉइंट करे। बैजात कहलाएगा एजेंट। एजेंट वो शख्स है जो किसी के बिहाफ पे एक्ट करे। और इमामा कहलाएंगी यहां पे थर्ड पार्टी। एजेंट इज जस्ट अ मिडिल मैन। एजेंट का काम यह है वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट करता है। आलिम और इमामा के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसमें सालिम ने गाड़ी बेची, इमामा को बैजात इज जस्ट अ मिडिल मैन। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान होगा। एजेंट इज जस्ट अ मिडिल मैन। क्या सब लोग यहां पे मेरे साथ हो? जो कमीशन मिला है 1 लाख रुपए का, ये कहलाता है कंसिडरेशन। क्या सब लोग यहां पे मेरे साथ हो? यानी कि लेट्स सपोज, एग्जाम्पल दे रहा हूं बात समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। बैसाख चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, बैंक बैलेंस भी है, जॉब भी है। इन्होंने बोला कि भाई मुझे डिफेंस फेज 8 में 1,000 स्क्वायर यार्ड का घर चाहिए, 8 कमरे हो, 4 गाड़ियों की पार्किंग हो, पूल भी हो, जिम भी और थिएटर भी हो बेसमेंट। ये वहां पे जाते हैं इलाके के एक ब्रोकर के पास, स्टेट एजेंट के पास, उसको बोलते हैं यार इस रिक्वायरमेंट का घर ढूंढो, अगर मिल जाए तो मुझे बताना। इन्होंने क्या करा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। वो ब्रोकर इनके बिहाफ पे घर ढूंढता है, कहता है सर आ जाए, मैंने 3 घर ढूंढ लिए, देखें जो समझ में आता है हम पार्टी के साथ बातचीत करेंगे। एक घर इन्होंने देखा, इनको पसंद आया, इन्होंने बोला खरीद लो। पैसा बहुत था, चार्टर्ड अकाउंट थे। डील हुई, ये हो गए बायर, जो बंदा था मालिक, उसके साथ हुई ट्रांजैक्शन, बायर और सेलर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एजेंट इज जस्ट अ मिडिलमैन। वो कॉन्ट्रैक्ट स्टेब्लिश करवाता है दो पार्टीज के दरमियान। क्या सब लोग यहां पे मेरे साथ हो? ऐसा भी हो सकता है कंसिडरेशन हो, ऐसा भी हो सकता है कंसिडरेशन ना हो, ऐसा भी हो सकता है कमीशन मिले, ऐसा भी हो सकता है एजेंट को कोई फायदा पहुंचे, ऐसा भी हो सकता है एजेंट को कोई फायदा ना पहुंचे। एग्जाम्पल दे रहा हूं बात समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, प्लीज मेरे साथ रहिएगा। पहले इसको कॉपी कर लो। सर ये तो बच्चों वाली एग्जाम्पल है, इसको, ये तो छप गई सर, छप गई यहाँ पे। ओ भाई ऐसी 10,000 एग्जाम्पल दूंगा, सारी की सारी याद नहीं रहेंगी। आगे बढ़ू?
आगे बढ़ूं? कोई सवाल यहाँ पे? चलो एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक और, बात समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। किसके ऊपर एग्जाम्पल दूं? हाँ भाई, तुम्हारा नाम क्या है? अहमद। अहमद, कहाँ रहते हो? सदर में किस तरफ? जो बड़ा बहुत मशहूर है, वो टिक्का शॉप है वहां पे। ठीक है। तो कोई मूवी शूवी देखते हो? कौन सी देखी थी? सोच रहा मूवी का नाम बताऊं या नहीं बताऊं। हीरो हीरोइन कौन थे? हीरो हीरोइन भी याद नहीं आ रहे? सिनेमा में जाके देखी थी? डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन तो नहीं देखी थी कहीं? तो नाम याद नहीं आ रहा। चलो, एक वो थी, आई थी, वो मैडामे वेब वेब करके। तो हाँ, मगर मैंने पूरी देखी यार। अब मैं प्लेन में था उस वक्त, मैं देख रहा था। तो टाइम तो गुजारना था आपको। नहीं, हम वो क्यों करें। तो मूवी अब मैंने देखनी है। तो अब मैं बताऊंगा मैंने कौन सी मूवी देखनी है। तो भाई लेट्स सपोज, चलो मैं अपना नाम लिखता हूँ। तो भाई हुआ ये कि मैं एक दिन क्लास में आया। अब ऑब्वियसली मैं बिजी आदमी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जाऊं जाके टिकट वगैरह लूं मूवी का। तो मुझे एक दिन यूं ही ख्याल आया कि नई मूवी एक आई है पाकिस्तानी, जिसका नाम है, मूवी का नाम मस्तानी। देखिए, नाम सुना है ये? इस मूवी को नहीं देखना, बेकार थर्ड क्लास मूवी है। मैं अपनी बीवी के साथ गया, मेरी बीवी मुझे बार बार देख रही थी, कहाँ लेकर आ गए, कौन सी मूवी दिखाने के लिए लेकर आ गए, बेकार मूवी। बट हम लिख रहे हैं। तो भाई हुआ ये कि टीके ने क्लास में पूछा, यार कोई बंदा है जो एट्रियम सिनेमा के पास रहता है? अहमद ने हाथ उठाया, सर सर मैं रहता हूँ सर, कोई काम है आप बोले। तो मैंने कहा, यार बेटा, मुझे जो है ना 2 टिकट चाहिए एट्रियम मॉल में सिनेमा के, मस्तानी मूवी के। जरा 2 टिकट तो मेरे लिए ले आओगे? वो अहमद ने, जी सर बिल्कुल, आप हुक्म करें, आप तो उस्ताद हैं, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। मैंने, नहीं बेटा, जान नहीं चाहिए, वो किसी और के लिए रख, सिर्फ चाहिए 2 टिकट। तो हुआ ये कि मैंने अहमद को कहा कि भैया तुमने मेरे लिए 2 टिकट लाने। तो अहमद साहब गए, रिक्शा विक्शा उन्होंने करवाया, गए, टिकट लेकर आए, 3,000 रुपए के 2 टिकट लिए, और 500 रुपए का किराया हुआ। टोटल खर्चा हुआ 3,500 रुपए का। अगले दिन अहमद साहब आए और कहते हैं कि सर ये लें आपका टिकट, और ये लेकर आए एट्रियम सिनेमा से जाके। तो मैंने इनसे ले लिया टिकट। क्या मैं कोई पैसे देने के लिए लायबल हूं? कितने? पूरे 3500 रुपए। मेमन ने इसलिए समझ गया कि सर काम तो किसी और का करा है। जब काम किसी और का करा तो जो भी खर्चा होगा वो भी वही चक देगा जिसका काम करा। तो यहां पे प्रिंसिपल लायबल है कि एजेंट अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई काम कर रहा है तो जो नेसेसरी एक्सपेंसेस हो, एजेंट प्रिंसिपल से रिकवर करे। यहां पे अहमद ने कुल खर्चा करा 3,500 रुपए का। टीके लायबल है 3,500 रुपए पे करे। ये एग्जाम्पल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की। टीके कौन है यहाँ पे? प्रिंसिपल। अहमद कौन है यहाँ पे? एजेंट। थर्ड पार्टी कौन है यहाँ पे? है एट्रियम सिनेमा। एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करा, 3,500 रुपए वो पे करेगा, रूल ऑफ थंब है। क्या
कोई कंसिडरेशन मिल रही है एजेंट को, ठीक है, तो एजेंट का तो कोई फायदा ही नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूं बात समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। एक और एग्जाम्पल, भाई मैंने अहमद को बोला अहमद मेरे लिए 2 टिकट लेकर आया ना, अहमद ने बोला ठीक है सर मैं ले आऊंगा। तो अहमद कहता है कि सर इसमें मेरा क्या फायदा है। मैंने यार मैं तो उस्ताद हूं, तू उससे पैसे लेगा क्या। तो अहमद कहता है कि सर आप तो फ्री में नहीं पढ़ा रहे ना, पैसे ले रहे हैं ना। तो आप एक काम करें, मुझे बास्किन रॉबिन से कॉटन कैंडी में आइसक्रीम खाऊंगा, वो होगी तकरीबन 500 रुपए की, आप वो खिला दो। मैंने ठीक है यार जा, जी ले अपनी जिंदगी, खा लेना आइसक्रीम। ये आया मजे से, 2 टिकट लिए, 500 रुपए का खर्चा करा, 500 रुपए की आइसक्रीम खाई, टोटल हो गया 4000 रुपए। मुझे टिकट देता है, मैं कितने रुपए देने के लिए लायबल हूं, 4000 रुपए। क्या कंसिडरेशन है। यस सर, यहां पे कंसिडरेशन है। कहने का मतलब ये, ऐसा भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कंसिडरेशन हो, ऐसा भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कंसिडरेशन ना हो। सर ये बार बार कंसिडरेशन कंसिडरेशन क्यों कर रहे हैं भाई। जब सर तलाल आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाएंगे तो वो बोलेंगे भाई कंसिडरेशन होना जरूरी है, और मैं यहां पे बोल रहा हूं कंसिडरेशन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज एक्सेप्शन ऑफ दैट लॉ, इज एक्सेप्शन ऑफ दैट रूल। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंसिडरेशन हो भी सकती है, जिसमें कंसिडरेशन, क्या सब लोग यहां पे मेरे साथ हो, कॉपी कर लो। उसके बाद एक और एग्जांपल दे रहा हूं। बेकार मूवी है यार ड्यून पार्ट 2, रेगिस्तान रेगिस्तान, लिटरली वो स्पाइडरमैन वाली लड़की है ना इसमें, और वो हीरो, और लड़का वो है जो वो एक सीरीज नहीं है, कौन सी है यार, लोकी वाली, थॉर सीरीज के अंदर वो विलन नहीं होता लड़का, वो नहीं है। अच्छा आई थॉट वो वही है। हाँ इतनी अच्छी नहीं। तो मैं जब अभी कुछ टाइम पहले यूएई से वापस आ रहा था, तो मैं ये मैडम वेब देख रहा था, और मेरे बराबर में एक खातून थी, वो ड्यून मूवी देख रही थी। तो दोनों एक दूसरे के बारे में यकीनन यही सोच रहे होंगे बेकार मूवी है, वो भी कह रही होगी बेकार मूवी है। तो भाई हुआ ये, क्या सब लोग यहाँ पे मेरे साथ हो, कोई सवाल, निश्ता आगे बढ़ूं। तो अब आते हैं वापस अहमद के ऊपर। भाई अहमद ने कहा कि सर मैं तो घर के काम भी करता हूँ, मेरे से तो मम्मी पापा ये अंडे डब रोटी वगैरह भी मंगवाते हैं। तो अब उस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं कि इनकी मम्मा ने इनको कहा कि बेटा जाओ जाके अंडे डब रोटी लेकर आओ। ये क्या मांगेंगे कि अम्मा पैसे दें, मेरे पास तो पैसे नहीं है। इनको मिले 500 रुपए, अंडे डब रोटी आए 450 के, वापस आए अंडे डब रोटी दे दी मम्मा को, और जो 50 रुपए बचे वो भी दे दिए मम्मा को। क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। यस, मम्मा प्रिंसिपल, ये उनके एजेंट, कंसिडरेशन नहीं है, बट इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एक और सिनेरियो, अंडे डब रोटी लेने के लिए भेजा, 500 रुपए दिए, 450 रुपए के अंडे डब रोटी आए, मम्मा को बोलते हैं मम्मा 50 रुपए मैं रख लूं। मम्मा बोलती हाँ रख लो बेटा, जी ले अपनी जिंदगी। क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, क्या कंसिडरेशन है। ऐसा भी हो सकता है कंसिडरेशन हो, ऐसा भी हो सकता है कंसिडरेशन ना हो। तुम लोगों ने भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी करा है, इसको याद आ गया कि हाँ करा है। ऐसा हो सकता है आपने अपने दोस्त को बोला हो यार ये लो फीस, आई कैप में मेरा फॉर्म जमा करवा देना। आपने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। क्या कोई कंसिडरेशन दी। आपका दोस्त बोलता है मेरा क्या फायदा है, कहता है यार तू एक काम कर, एक बोतल पी लेना, पेप्सी के पैसे मैं दे दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हुआ, क्या कंसिडरेशन हुई, बोलो बेटा।
बिल्कुल बेटा, जब आप आगे पढ़ोगे सर तलाल के साथ, तो उसमें सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इसके अलावा और ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहां पे ऑल्दो कंसिडरेशन नहीं होती, बट लॉ कहता है कि दीज आर एक्सेप्शंस, यहाँ पे कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी आता है उसके अंदर, एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, टाइम बार डेट, ये सारे वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहां कंसिडरेशन नहीं होती, बट इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब आगे पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज समझ में आएगी। कोई और सवाल? कोई सवाल नहीं है? ओके। मैं होता ना तुम्हारी जगह, तो आप ये कह रहे हो सर टिकट उड़ गए या चोरी हो गए, तो इस सिनेरियो में क्या होगा? एग्जाम्पल दे रहा हूं। तुम्हारा नाम उवैस, तो वही हुआ ये कि अहमद एट्रियम सिनेमा से टिकट लेके निकला, और बराबर में बाइक पे उवैस आया और गन पॉइंट पे टिकट छीन के चला गया। डाकू था ये, टिकट छीन के चला गया। क्या क्या अहमद की कोई गलती थी? उसने अपने पार्ट में कोई नेग्लिजेंस करी? एजेंट की कोई गलती नहीं थी, तो नुकसान कौन बेयर करेगा? जिसका टिकट है। किसका टिकट है? प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल लॉस को बेयर करेगा। बट लेट्स सपोज भैया अहमद फर्स्ट डे फर्स्ट होकर टिकट लेके निकले, वो रिक्शा में बैठ के वापस जा रहे थे, यूं लहराते हुए जा रहे थे कि टिकट टिकट है, बराबर से ओवैस निकला, छीन के चला गया, नुकसान हो गया। क्या अहमद की नेग्लिजेंस थी? नुकसान कौन बेयर करेगा? एजेंट, क्योंकि उसकी नेग्लिजेंस की वजह से नुकसान हुआ है, यहाँ पे लॉस बेयर करेगा एजेंट। किसी के जहन में सवाल होगा, सर सर प्रूफ कैसे होगा? भाई हम लोग लॉ, एलएलबी के लिए लॉ नहीं पढ़ रहे, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए लॉ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम डील करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर, यहाँ पे हम एविडेंसेस में डील नहीं करते। एलएलबी में पढ़ रहे होते तो फिर वहां पर हम डील करते हैं एविडेंसेस के ऊपर। यहाँ पे देयर आर डिफरेंट वेज। हो सकता है सालिम वहां पे खड़ा होकर देख रहा था, बोला, "हाँ यार मैंने देखा था कि ये तो यूं ही लहराते हुए जा रहा था, बराबर से बाइक वाले चले गए।" तो डिपेंड क्या एविडेंस हो। तुम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे अनटिल एंड अनलेस मजबूर हो, तो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? ऐसा भी हो सकता है, बट एक शख्स ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तभी करेगा जब बहुत ज्यादा मजबूर हो। ठीक है। एग्जाम्पल वैले, वैले में ही अक्सर लिखा हुआ होता है, तो कहीं कहीं लिखा हुआ होता है नेग्लिजेंस भी, तो वहां पे मैं बोलता हूँ पढ़ गए हो भाई, अंधा ड्राइवर तो नहीं होगा ना? कहते हैं सर वो तो हम लिखते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, बट अब बेफिक्र रहे। तो अगर कुछ और ऑप्शन होता नहीं है तो मजबूरन देनी पड़ती, वरना मैं खुद पाक कर कर आया था, है ना, मैं तो नहीं दूंगा। तू जानबूझ के ठोकेगा, बोलेगा लिखा हुआ है। ठीक है। कोई और सवाल? सवाल निष्ठा, आगे बढ़े हम, चलें। तो भाई प्रिंसिपल कौन होता है? जो जो एजेंट अपॉइंट करे या जिसके बिहाफ पे कोई काम हो रहा हो, वो प्रिंसिपल है। एजेंट कौन है? जो किसी के बिहाफ पे काम करे। कंसिडरेशन का होना जरूरी है? सर ऐसा भी हो सकता है कंसिडरेशन हो, ऐसा भी हो सकता है कंसिडरेशन ना हो, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में जरूरी नहीं है कि एजेंट को कोई कंसिडरेशन मिले। तो भाई लेट्स, हमने ये चीज पढ़ ली कि सर अगर एजेंट की गलती की वजह से नुकसान होगा तो नुकसान एजेंट खुद बेयर करेगा, और अगर एजेंट की गलती नहीं है, नुकसान हो गया, तो नुकसान कौन बेयर करेगा? सर प्रिंसिपल की गलती हुई तो क्या होगा? सर प्रिंसिपल कैसे गलती कर सकता है? झूठ बोले कोई, ठीक है, और सोचो, सोचो, कम अप विद सिनेरियो।
ठीक है, प्रिंसिपल फ्रॉड कर रहा हो, सारी इंफॉर्मेशन रिवील ना करे। चलो एग्जाम्पल दे, इसी से एक सिनेरियो बनाते हैं। किसके ऊपर एग्जाम्पल दूं? बेटा तुम्हारा नाम उबैद। उबैद, इस क्लास में सबसे ज्यादा जहर कौन लगता है मेरे अलावा? क्यों? बात सही तरह से नहीं करता मतलब? क्यों? राइडर है मतलब? अरे कौन से वो तूने कभी मैं कभी तुम वो भी तो, कौन सा ड्रामा लिखा तूने? कोई किस चैनल के लिए या? ओके। तो कोई ड्रामे वगैरह आपने लिखे हो? 2016 में? कौन सा ड्रामा? जबरदस्त, ये क्यों कर रहा है? ये क्यों कर रहा है? एवं सर टाइम बच जाता है तो फिर मैं कर लेता हूँ, क्योंकि तो फिर वो चीज नहीं कर सकूंगा, क्योंकि वो चीज भी बड़ी डिमांडिंग है, सोचना, क्रिएट करना, लिखना, टाइम कंज्यूमिंग। तो मेरा एक बच्चा ही है। आप लोगों ने ताबिश हाशमी का शो तो देखा ही होगा। तो उसमें होता है अजमल जुबैर। तो वो भी बेचारा पहले सीए कर रहा था, बट ही कुडंट गेट थ्रू, फिर ही डिड एसीसी, मोर और लेस ही नाउ गॉट क्वालिफाइड। तो वो ताबिश हाशमी का जो शो है हंसना मना है, तो वो भी उसका कंटेंट क्रिएटर है, वो लिखता है। ठीक है ना? तो मेरी महविश हयात फेवरेट एक्ट्रेस हैं। मैं अक्सर एग्जाम्पल में कभी कभार जज्बात पे काबू नहीं रहता और मैं उनको ले आता हूँ बीच में, जैसे अभी मैं लेकर आ गया। तो उसका मेरे साथ एग्रीमेंट था कि सर, मैं भी वो उस पर छोटे मोटे स्क्रिप्ट वगैरह लिखता था। तो उसका मेरे साथ एग्रीमेंट था कि सर, मेरी कभी भी मुलाकात हुई ना महविश हयात के साथ, तो मैं आपकी मुलाकात जरूर करवाऊंगा। तो एक दफा अपने घर पे उसके वलीमे में के अंदर में कहा, सर देखें, मेरे शो में जब भी महविश हयात आएगी ना, तो मैं जो कि है ना आपको जरूर बुलाऊंगा और आपको आना है। मैं ना हाँ बिल्कुल बेफिक्र रहे यार, कहीं पे भी होगा मैं आ जाऊंगा। तो ताबिश भी था, ताबिश ने भी बोला कि हाँ सर बेफिक्र हैं आप। अब क्या हुआ कि ये लास्ट रमजान में 27वीं शब को लाहौर में शो की रिकॉर्डिंग थी, क्योंकि महविश की कोई मूवी आने वाली थी। और उसने मैसेज करा सहरी से कुछ टाइम पहले कि सर वो 2 दिन बाद हमारे यहाँ महविश हयात आ रही है, तो आप आ सकते हैं। तो मैंने डेट्स देखी, तो मैंने कहा भाई यार, ये तो शब कदर वाली रात होगी। तो उस दिन तू कह रहा है मैं आऊं महविश हयात के लिए, इबादत को अपनी छोड़ दूं, और मेरी बोर्ड मीटिंग भी साथ में है, और मैं घर पे क्या बोलूंगा अपनी बीवी को कि यार वो शब कदर वाली रात को मैं जा रहा हूँ महविश हयात से मिलने के लिए ताबिश हाशमी के शो के। मैंने कहा, नहीं भाई, सॉरी, मेरी पर्सनल कमिटमेंट है, मैं नहीं आ सकता। ठीक है। उसने बोला ठीक है। वो बेचारा, आई मीन ही वॉज वेरी जेनरस कि सर एकोमोडेशन वगैरह सब चीज डन है, आप बस हाँ करें। मैंने, नहीं भाई, मुझे अपनी हंसी खुशी खुशहाल घराना प्यारा है, और आखिरत भी, मुझे नहीं आना। तो अब 27वीं शब तेरी के लिए उठे हुए हैं, एकदम से जो कि ना मोबाइल के ऊपर एक वीडियो पॉपअप हुई। तो उसने महविश हयात से एक थैंक यू का जो कि है ना मेरे नाम से जो कि है ना एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दी। अब मैं देख रहा हूँ, और टक 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 फेसबुक के कमेंट्स आने लगे। पता चला कमबख्त ने जो कि है ना फेसबुक पे भी टैग कर दिया मेरे को, और मेरी अम्मा का मैसेज, मेरी बहन का मैसेज, और मेरी बीवी यूं सर पकड़ के बैठी है, पता नहीं किस लड़की की वीडियो देख रहे हैं। यूं करके देखा, मैंने कहा, यार देखो मैं भी शहजाद की है, उसने मुझे विश करा है, और ये है। उन्होंने देखी, तो थोड़ी सी वो वही ना जो वो जेलिसी वाला एलिमेंट आता है।
उसके बाद उसने देखा मेरी अम्मा का मैसेज, माशाल्लाह, मेरी बहन का मैसेज, फिर वो थोड़ी काम डाउन हुई कि नहीं नहीं, ये सबको पता है तो कोई ऐसी वैसी चीज नहीं होगी। तो बेटा तुम्हारा और मेरा भी एग्रीमेंट है, तो कभी भी, अब महविश हयात के लिए कोई ड्रामा लिखोगे, या घर पे तो नहीं आती होगी ना तेरे, कोई स्क्रिप्ट लिखोगे, कोई ड्रामा लिखोगे, तो आपने मेरा मैसेज पहुंचाना है। और इफ पॉसिबल, अगर हो सका, मुनासिब समय हुआ, टाइम हुआ, तो शी कैन हैव अ लंच और डिनर विथ माय फैमिली। अकेले नहीं जाऊंगा क्योंकि घर में मुझे रहना है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से अभी भी फेसबुक पे मेरे मोबाइल में वो वीडियो होगी। तो खैर एनीवेज यार, कहाँ, क्या है? बेटा मिलने में कोई वो नहीं है ना मसला। यस, एक तो वो था कि ताक रात थी, दूसरा मेरी बोर्ड मीटिंग थी। तो मैं पहले तो पेट पूजा का ख्याल रखूंगा ना, उसके बाद कोई दूजा होगा, राइट? तो वो टाइमिंग मैच नहीं कर रही थी। अब इतना भी फारिग मैं भी नहीं हूँ कि हाँ चलो 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 चलो। तो ये था। कोई और सवाल? सवाल निश्ता, चलें। तो मैं क्लास को यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ। हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये हैंडआउट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं ताकि आपको लगे कि सर तनवीर जो बात कर रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ये बेटा प्लीज इफ यू कैन पास देम आउट। थैंक यू।